गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोग नया क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम पे आप लोग रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलिसिस तक पढ़ लिए थे। ग्लाइकोलिसिस के बाद हमने आपको लिंक रिएक्शन भी बता दिया था। अब लिंक रिएक्शन के बाद आगे हम बात करते हैं क्रेब्स साइकिल के बारे में। क्रेब्स साइकिल को ही हम सिट्रिक एसिड साइकिल या इसी को हम TCA साइकिल, TCA स्टैंड्स फॉर ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ये तीनों नाम एक ही है, एक ही पाथवे, एक ही साइकिल के लिए होता है। ये तीनों का मतलब एक ही है। तो क्रेब्स साइकिल, जो क्रेब्स साइकिल है, क्रेब्स साइकिल इसलिए नाम पड़ा गिवन बाय हेंस क्रैब इन फ्लाइट मसल्स ऑफ पिजन। पिजन के फ्लाइट मसल्स में सबसे पहले इसका इन्होंने रिपोर्ट किया था। इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था क्रेब्स साहब को। इस साइकिल का सबसे पहला जो प्रोडक्ट है वो सिट्रिक एसिड है, इसलिए इसका नाम पड़ गया सिट्रिक एसिड साइकिल। बिकॉज सिट्रिक एसिड इज द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ द साइकिल, इसलिए इसका नाम पड़ गया सिट्रिक एसिड साइकिल। और जो सिट्रिक एसिड होता है उसमें 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, इसलिए नाम पड़ गया ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और एसिड है ये, इसलिए नाम पड़ गया TCA ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। और TCA साइकिल कहाँ होता है, ये सेल में कहाँ, इसका साइट क्या है, मैट्रिक्स है माइटोकॉन्ड्रिया में। लेकिन जो एरोबिक बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया में ये साइटोप्लाज्म में होता है। लिंक रिएक्शन और TCA साइकिल दोनों बैक्टीरिया में साइटोप्लाज्म में होता है और यूकैरियोट में मैट्रिक्स में होता है। फ्लूइड चाहिए होता है, फ्लूइड। और बैक्टीरिया में कोई माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स तो है नहीं, तो साइटोप्लाज्म में ही हो जाता है। और आप देखेंगे ये इंपॉर्टेंट है, ये नीट में आता है, ये क्वेश्चन आता है इन वन टर्न ऑफ TCA साइकिल। जब एक बार TCA साइकिल चलेगा, साइकिल है ये, पाथवे नहीं, पाथवे में साइकिल नहीं होता ना। इन वन टर्न ऑफ TCA साइकिल, जो TCA साइकिल होता है एक बार जब चलता है, 4 ऑक्सीडेशंस होता है, 2 डिकार्बोक्सिलेशन होता है और 1 सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन होता है। सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन मतलब डायरेक्ट ATP बनेगा। ऑक्सीडेशन का मतलब यहाँ पे NAD प्लस से NADH2 बनेगा या फिर FAD से FADH2 बनेगा। वो 4 स्टेप है, 4 स्टेप में आपको ये मिलेगा। और 1 SLP होगा, 2 बार CO2 निकलेगा, 2 डिकार्बोक्सिलेशन होगा। आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम आपको पूरा साइकिल बना के दिखा रहे हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब पूरा साइकिल हम बना के दिखाते हैं, आप बना लीजिए इसको पहले। तो यहाँ पे देखिए बेटा जरा, ये पूरा हमने TCA साइकिल दिखा रखा है, वन टर्न ऑफ TCA साइकिल हमने दिखा रखा है। तो एक एक करके हम सारे स्टेप के बारे में बात करते हैं। आप देखिए यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये लिंक रिएक्शन के बारे में दिखाया गया है। आप देखें यहाँ से यहाँ तक ये लिंक रिएक्शन है। अब देखिए ये पायरुविक एसिड है। हमने यहाँ पे जाहिर सी बात है एक साइकिल दिखाना है तो सिर्फ एक मॉलिक्यूल लिया है। रियल में आपको पता है पायरुविक एसिड के ग्लाइकोलिसिस में कितने मॉलिक्यूल बनते थे, 2 मॉलिक्यूल ना। यहाँ पे हम सिर्फ एक साइकिल बता रहे हैं, एक मॉलिक्यूल ले रहे हैं। तो एक मॉलिक्यूल ये पायरुविक एसिड का है, PDH एंजाइम, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है। ये एक मॉलिक्यूल बना है स्टाइल कोएंजाइम का। 3 कार्बन लेके चले थे, 2 कार्बन मिला, 1 कार्बन CO2 के फॉर्म निकल गया, कोएंजाइम में ऐड होकर CO2 निकला है, NAD प्लस से NADH2 बना है। ये पिछले क्लास में हम बता चुके हैं लिंक रिएक्शन। तो यहाँ से यहाँ तक लिंक रिएक्शन था। और फिर हमने ये भी बताया कि जो स्टाइल कोएंजाइम में था ये एंट्री मार जाता है TCA साइकिल में। तो यहाँ से TCA साइकिल शुरू होता है। ये जो ऑक्सैलोस्टिक एसिड है ये 4 कार्बन एसिड है, ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। ये फर्स्ट एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है, ध्यान देना। ऑक्सैलोस्टिक एसिड इज द फर्स्ट एक्सेप्टर मॉलिक्यूल। ऑक्सैलोस्टिक एसिड को यही एक्सेप्ट करता है, यहीं से साइकिल स्टार्ट होता है। तो 4 कार्बन इसका, 2 कार्बन स्टाइल कोएंजाइम का। ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, 4 कार्बन वाला कंपाउंड है, 2 कार्बन ये स्टाइल कोएंजाइम का ले लेता है। एंजाइम है सिट्रेट सिंथेज। यहाँ पे वाटर ऐड होता है, कोएंजाइम में निकल जाता है और पहला प्रोडक्ट बनता है सिट्रिक एसिड। और यहाँ पे कंडेंसेशन रिएक्शन होता है, कंडेंसेशन रिएक्शन, ध्यान देना, कंडेंसेशन रिएक्शन होता है और ये बन जाता है सिट्रिक एसिड। 6 कार्बन का कंपाउंड, पहला प्रोडक्ट है, इसलिए इसका नाम पड़ गया सिट्रिक एसिड साइकिल। अब एक एंजाइम काम करता है बेटा जिसका नाम है एकोनिटेज एंजाइम, ध्यान देना, सिस एकोनिटेज, पूरा नाम है सिस एकोनिटेज एंजाइम। आयरन इसका एक्टिवेटर है,
ये वाटर मॉलिक्यूल निकाल देगा इससे, तो सिट्रिक एसिड से बन जाएगा सिस एकोनिटिक एसिड। ध्यान देना, सिस एकोनिटिक एसिड बन जाएगा 6 कार्बन का कंपाउंड। फिर से सेम यही एंजाइम एकोनिटेज एंजाइम वाटर ऐड कर देगा, आइसोसिट्रेट बन जाएगा, इसका आइसोमर बन जाएगा आइसोसिट्रेट। अगेन ये 6 कार्बन का कंपाउंड होगा। अब एक एंजाइम काम करता है आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, मैग्नीज इसका एक्टिवेटर होता है, डिहाइड्रोजिनेशन कराएगा। और याद रखना, जहाँ जहाँ भी पूरे साइकिल में जहाँ जहाँ भी डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है उस स्टेप को हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। ध्यान देना, ऑक्सीडेशन स्टेप बोलेंगे। तो डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, NAD प्लस है, NAD प्लस से ये क्या करेगा, आइसोसिट्रेट से हाइड्रोजन निकालेगा, NAD प्लस को दे देगा, NADH2 बन जाएगा। NADH प्लस H प्लस लिख दें या डायरेक्टली हम NADH2 लिख दें, NADH2 बन जाएगा। और आइसोसिट्रेट से ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड बन जाएगा, 6 कार्बन इसमें भी रहेगा। अब एक एंजाइम काम करता है डिकार्बोक्सिलेज, वो क्या करेगा, इससे CO2 निकाल देगा ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड से। तो 6 कार्बन से 5 कार्बन का कंपाउंड अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बन जाएगा। अब ये डिकार्बोक्सिलेशन हो चुका है। अब जो अल्फा कीटोग्लूटारेट है या ग्लूटारिक एसिड है, इसके ऊपर एक एंजाइम काम करेगा जिसका नाम है अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। ध्यान देना, अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम काम करेगा। ये एंजाइम क्या कराएगा, फिर से डिहाइड्रोजिनेशन कराएगा। ये अगेन ऑक्सीडेशन स्टेप है। पहला ऑक्सीडेशन यहाँ हुआ जहाँ जहाँ पे डिहाइड्रोजिनेज है, दूसरा ऑक्सीडेशन यहाँ पे होगा और NAD प्लस से NADH2 बनेगा और अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से बन गया सक्सिनाइल कोएंजाइम A। और यहाँ पे ना ये जो डिहाइड्रोजिनेज है, इसकी इस एंजाइम की एक खास बात है, ये अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स एंजाइम होता है। इसके पास डिहाइड्रोजिनेशन और डिकार्बोक्सिलेशन दोनों कराने का कैपेसिटी होता है। डिहाइड्रोजिनेज भी है, डिकार्बोक्सिलेज भी है। तो कोएंजाइम में ऐड होगा, साथ में CO2 भी निकल जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये डिकार्बोक्सिलेज की तरह भी काम करता है। तो 5 कार्बन से 4 कार्बन का कंपाउंड बनेगा सक्सिनाइल कोएंजाइम A। अब जो सक्सिनाइल कोएंजाइम A है, इससे बनता है सक्सिनिक एसिड। 4 कार्बन यहाँ भी था, 4 कार्बन यहाँ भी रहेगा, वाटर ऐड होगा, कोएंजाइम में निकल जाता है। तो यहाँ पे क्या था, सक्सिनाइल कोएंजाइम A, वाटर ऐड होता है, कोएंजाइम में निकल जाता है, तो इससे बन जाता है सक्सिनिक एसिड एंजाइम है, सक्सिनेट थायोकाइनेज। काइनेज एंजाइम हमने बोला था फास्फोराइलेशन कराता है, ATP बनाएगा। तो इस एंजाइम की एक खास बात है, ये GDP से GTP भी बना सकता है और ADP से ATP भी बना सकता है। ये काइनेज एंजाइम होता है। प्लांट में ADP से ATP बनाएगा, एनिमल में GDP से GTP बनाएगा। ये एंजाइम होता है सक्सिनेट थायोकाइनेज। तो प्लांट और एनिमल का जो TCA साइकिल है हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं इसी एंजाइम की एक्टिविटी से। अगर GDP से GTP बन रहा है तो समझ लेना एनिमल सेल में चल रहा होगा, और अगर ADP से ATP बन रहा होगा तो समझ लेना है प्लांट सेल में एक्टिविटी कर रहा है। तो सक्सिनाइल कोएंजाइम में से सक्सिनिक एसिड बन गया। और अब ये जो सक्सिनिक एसिड है 4 कार्बन कंपाउंड, यहाँ पे एक एंजाइम काम करेगा सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, यहाँ भी डिहाइड्रोजिनेशन होगा। ये ऐसा डिहाइड्रोजिनेज है जो FAD प्लस से FADH2 बनाएगा। बाकी सब में देखें NAD प्लस से NADH2 बन रहा था, NAD प्लस से NADH2, ये FAD प्लस से FADH2 बनाता है, FAD लिंक्ड होता है। और ये बताओ TCA साइकिल कहाँ चल रहा है, TCA साइकिल चल रहा है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। लेकिन मतलब ऑल द एंजाइम्स ऑफ TCA साइकिल आर लोकेटेड इनसाइड माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स एक्सेप्ट सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। ये एंजाइम इन्वॉल्व तो TCA साइकिल में, लेकिन ये माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पे रहता है। ध्यान देना, इनर मेम्ब्रेन पे रहता है। तो ये TCA साइकिल को ETS से लिंक करेगा, क्योंकि ETS पे ही ETS इनर मेम्ब्रेन पे ही होने वाला है। और ये एंजाइम इन्वॉल्व है TCA में और ETS में भी इन्वॉल्व होता है। तो ये TCA और ETS को लिंक करता है, इसको बोलते हैं मार्कर एंजाइम, अभी हम बताएंगे। तो ये एंजाइम इनर मेम्ब्रेन पे है, बाकी सारे एंजाइम जितने भी है TCA साइकिल के मैट्रिक्स में हैं। तो सक्सिनिक एसिड से ये बना देगा फ्यूमरिक एसिड। अब एक एंजाइम फ्यूमरेज है, ये वाटर मॉलिक्यूल इसमें ऐड करेगा जिससे बन जाएगा मैलिक एसिड। अब एक एंजाइम होगा मैलेट डिहाइड्रोजिनेज, मैलिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम NAD प्लस NADH2 बनाएगा और ये मैलिक एसिड से बन जाएगा एक्सेप्टर मॉलिक्यूल, फिर से
रीजनरेट हो गया, जिसका नाम है ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। तो आप देखेंगे पूरे एक साइकिल में 1 2 3 4 जहाँ जहाँ पे डिहाइड्रोजिनेज है 4 ऑक्सीडेशन हुआ है, और एक ये सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन हुआ जहाँ पे एटीपी डायरेक्टली बन गया है, और 2 बार CO2 निकलेगा, 1 और 2 डिकार्बोक्सिलेशन हुआ है, 4 ऑक्सीडेशन, 1 SLP और 2 डिकार्बोक्सिलेशन ना। तो आप देख लीजिए ये ऑक्सीडेशन है। आप बोलोगे NAD प्लस NADH2 बना है, तो NAD तो क्या हो रहा है, किसी में हाइड्रोजन जोड़ दो तो रिड्यूस होगा ना, NAD प्लस NADH2 बन गया। NAD तो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, लेकिन जो खुद रिड्यूस होता है वो दूसरे को क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है ना। जो खुद रिड्यूस हो रहा है दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। यहाँ भी ऑक्सीडेशन है, यहाँ भी ऑक्सीडेशन स्टेप है, यहाँ भी ऑक्सीडेशन स्टेप है, और यहाँ भी ऑक्सीडेशन हो रहा है। 4 ऑक्सीडेशन होगा एक साइकिल में। और देखिए यहाँ पे CO2 निकला तो ये क्या है, डिकार्बोक्सिलेशन है। यहाँ भी CO2 निकल रहा है तो ये भी क्या है, डिकार्बोक्सिलेशन है। और यहाँ पे ATP बन रहा है तो ये क्या है, SLP है। तो एक साइकिल में 4 ऑक्सीडेशन, 2 डिकार्बोक्सिलेशन और 1 सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है। आप ये साइकिल बना लीजिए, फिर आगे हम और भी बात करेंगे। और एक चीज़ ये भी बता दें, एक साइकिल में पूरा देखिए आप, एक साइकिल में अगर हम यहाँ से लें, बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक लिंक रिएक्शन है पूरा एक, ये फिर साइकिल है। तो एक पायरुविक एसिड से जब लिंक रिएक्शन और TC साइकिल होगा, दोनों मिला के 1 CO2 निकला, 2 CO2 निकला, 3 CO2 निकलेगा, ठीक है। और 1 2 3 4 NAD प्लस से 4 NADH2 बन रहा है। यहां से लिंक रिएक्शन भी हम ले रहे हैं, यहां से ना 1 2 3 4 NADH2 और एक FAD से 1 FADH2 बन रहा है पूरे एक साइकिल में। और देखो कितने वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो रहे हैं, कितने निकल रहे हैं। 1 वाटर ऐड हुआ है, दूसरा वाटर ऐड हुआ है, ये निकल रहा है बेटा। 1 वाटर ऐड हुआ, दूसरा ऐड हुआ, और इधर देखिए तीसरा वाटर ऐड हुआ, चौथा वाटर मॉलिक्यूल ऐड हुआ, 4 वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो रहे हैं। और आप देखिए 1 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे निकल रहा है, रिमूव हो रहा है। तो आप लिख लीजिए, फिर हम समरी बताएंगे अभी इसके बारे में ना। पहले आप इसको नोट कर लें। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हम आपको बता रखे हैं बेटा, ध्यान से सुनिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। All the enzymes of TC cycle are located inside mitochondrial matrix except succinate dehydrogenase। एक्चुअल में जो TC साइकिल है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में हो रहा है। इसके जो एंजाइम्स हैं मैट्रिक्स में क्यों हो रहा है, क्योंकि एंजाइम्स मैट्रिक्स में ही माइटोकॉन्ड्रिया के, तो इसके सारे एंजाइम मैट्रिक्स में है एक्सेप्ट एक को छोड़कर, जिसका नाम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। इस एंजाइम को छोड़कर बाकी सारे एंजाइम्स इसके मैट्रिक्स में हैं। ये एंजाइम ऐसा है, इसको मार्कर एंजाइम बोलते हैं, जो प्रेजेंट ऑन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ये माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पे है, बाकी सारे एंजाइम तो मैट्रिक्स में थे, और इसको मार्कर एंजाइम बोलते हैं। और पता है इनर मेम्ब्रेन पे ही ETS होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। तो ये एंजाइम ETS में भी इन्वॉल्व है और इसके TC साइकिल में भी इन्वॉल्व है, दोनों जगह इन्वॉल्व है। तो ये लिंक करता है TC साइकिल टू ETS, इसको मार्कर एंजाइम बोलते हैं। तो अगर नीट में क्वेश्चन आ जाए, all the enzymes of TC cycle are located inside matrix, गलत हो गया। एक्सेप्शन ये है बेटा, ये तो इनर मेम्ब्रेन पे है ना, तो हमने एक्सेप्ट भी लिखा है, ये ध्यान देना। तो ये इनर मेम्ब्रेन पे है, तो इसको छोड़कर बाकी सब वहाँ पे है ना। तो ये जो अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम था, डुअल एक्टिविटी होता है, इसको कॉम्प्लेक्स है ना, क्योंकि इसके पास डिहाइड्रोजिनेशन एज वेल एज डिकार्बोक्सिलेशन दोनों की एक्टिविटी होती है। और सक्सिनेट थायोकाइनेज एंजाइम जो था, ये GDP लिंक्ड है एनिमल सेल्स में एंड ADP लिंक्ड इन प्लांट सेल्स। मतलब ये एनिमल सेल में GDP से GTP बनाएगा और प्लांट सेल में ADP से ATP बनाएगा। तो आप इसके एक्टिविटी से यू कैन डिफरेंशिएट द TC साइकिल ऑफ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल्स बाय द एक्टिविटी ऑफ सक्सिनेट थायोकाइनेज एंजाइम ना।
अगर जीडीपी से जीटीपी बन रहा है तो एनिमल सेल में हो रहा है टीसीए साइकिल, और एडीपी से एटीपी बन रहा है तो प्लांट सेल में हो रहा है ना। तो ये जो एसएलपी होता है, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन, यही एंजाइम उसको परफॉर्म कराता है। अब आप देखिए एनर्जेटिक्स ऑफ टीसीए साइकिल। टीसीए साइकिल से सेल को कितना एनर्जी मिलता है? 4 ऑक्सीडेशन स्टेप होता है, अभी हमने जैसे बताया था स्टार्टिंग में ही। 4 ऑक्सीडेशन में, ये सिर्फ टीसीए साइकिल की बात हो रही है, सिर्फ टीसीए की, ये हम यहाँ पे लिंक रिएक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। तो अब बताइए, एक टीसीए साइकिल में 4 ऑक्सीडेशन होता है, जिसमें 3 NADH2 और 1 FADH2 बनता है। FADH2 वहाँ बना था जहाँ पे सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम था, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज जहाँ पे था। तो बताइए, 1 NADH2 से 3 ATP, 1 FADH2 से 2 ATP बनता है, तो 3 NADH2 से ATS में 9 ATP बनेगा, 1 FADH2 से ATS में 2 ATP। लेकिन क्योंकि ये ETS में बनेगा तो ये इनडायरेक्ट गेन है, इनडायरेक्ट गेन हो, 9 2 11 हो गया। और एक SLP होता है बेटा, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन, तो 1 ATP बनेगा वहाँ पे, एक GTP या 1 ATP, बात एक ही है। तो ये डायरेक्ट ATP गेन है, डायरेक्ट गेन। तो टोटल कितना हो गया एक साइकिल में? 9 2 11 1 12, 12 ATP का टोटल गेन है इन 1 टर्न ऑफ टीसीए साइकिल। तो 12 में एक डायरेक्टली मिला है SLP से और 11 इनडायरेक्टली मिला है ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन से, ETS में बनता है ना। अब एक बात ये बताइए, ये तो एक साइकिल की बात है, लेकिन एक क्वेश्चन का आप जवाब देना हमको, जरा ध्यान देना, एक साइकिल, एक क्वेश्चन का जवाब देना। ग्लाइकोलिसिस में एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बना था, और दोनों पायरुविक एसिड लिंक रिएक्शन में जाएगा तो लिंक रिएक्शन 2 बार चलेगा और 2 मॉलिक्यूल बनेंगे स्टाइल कोएंजाइम के, और 2 मॉलिक्यूल जब स्टाइल कोएंजाइम के टीसीए साइकिल में एंट्री करेंगे तो एक साइकिल चलेगा ऐसे, फिर दूसरा साइकिल चलेगा ऐसे। तो टीसीए साइकिल कितनी बार चलेगा? 2 बार चलेगा। और जब 2 बार चलेगा तो बताइए, 2 बार चलेगा तो 8 ऑक्सीडेशन हो जाएगा, 2 SLP हो जाएगा। टोटल अगर आप देखोगे ना, 4 4 8 हो जाएगा, 1 SLP 2। तो बताइए 6 NADH2 बन जाएगा, 2 FADH2 बन जाएगा, और 2 ATP डायरेक्ट बन जाएगा। तो कितना? 6 3 18 हो जाएगा, और इससे 4 22 हो जाएगा, और 2 डायरेक्ट मतलब 24। एक साइकिल से 12 बन रहा था, तो 2 साइकिल से कितना? 24 ATP बन जाएगा। 24 में से 22 ATP, 9 2 11 11 22 ATP इनडायरेक्टली मिलेगा, और 2 ATP आपको डायरेक्टली मिलेगा ना। तो ये टोटल 2 साइकिल जब चलेगा तो 24 ATP आपको इससे मिल जाएगा, टीसीए साइकिल से मिल जाएगा। तो टीसीए साइकिल में जो स्टाइल कोएंजाइम में लिंक रिएक्शन से एंट्री किया था उसका ऑक्सीडेशन होता है, और NAD और FAD से NADH2 और FADH2 बनता जाता है ना ऑक्सीडेशन स्टेप में। तो आप ये लिख लीजिए, फिर हम हटा रहे हैं इसको बेटा, आप नोट कर लीजिए, फिर आगे हम और भी बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए बेटा, समरी, हम समरी किसकी बात कर रहे हैं? फॉर 1 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। अभी जस्ट इसके पहले बोर्ड पे हम जो डायग्राम नहीं दिखाए थे, इतना सा ऊपर दिखाए थे लिंक रिएक्शन, फिर हम दिखाए थे टीसीए साइकिल। तो एकदम ऊपर से लेके हम पूरे साइकिल तक की बात कर रहे हैं, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड तक की बात करेंगे, उसके रीजनरेशन तक। तो आप बताइए, जैसे हमने मान लीजिए एक मॉलिक्यूल लिया है पायरुविक एसिड का, मान लो बनता 2 है, साइकिल में एक ही दिखाएंगे ना हम, तो बल्कि 2 बार ऐसे चला देंगे हम, लेकिन एक बार में एक ही दिखाएंगे। तो लिंक रिएक्शन से लेके पूरे टीसीए साइकिल तक हम फॉर 1 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड, मतलब 1 टर्न ऑफ लिंक रिएक्शन प्लस 1 टर्न ऑफ टीसीए साइकिल के लिए हम बात कर रहे हैं समरी। तो आप बताइए, एक मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड का है प्लस 4 NAD प्लस, 4 कैसे? 1 NAD प्लस, याद है ना, 1 NAD से NADH2 बना था लिंक रिएक्शन में, और 3 टीसीए साइकिल में। तो 3 टीसीए साइकिल का, एक लिंक रिएक्शन का, 4 NAD प्लस प्लस 1 FAD प्लस, ये कहाँ का है? ये टीसीए साइकिल में था, प्लस 4 H2O, 4 H2O, 4 कैसे अभी हम दिखाए तो थे आपको, प्लस ADP प्लस IP। ADP प्लस IP मतलब जहाँ पे सक्सिनेट थायोकाइनेज नहीं था, जहाँ पे SLP हो रहा था टीसीए साइकिल में, वो वाला ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। IP लिख दो या PI लिख दो, बात एक ही है ना। मैट्रिक्स में हो रहा है ये प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया के। तो बताइए 3 CO2 निकला, 3 कैसे? 1 CO2 निकला था लिंक रिएक्शन में, 2 निकला था टीसीए साइकिल में ना। तो 3 CO2 निकला प्लस
4 NADH2, 4 NADH2 डायरेक्टली आप लिख दो 4 NADH2 या 4 NADH प्लस 4H प्लस। बात एक ही है, 4 NADH2 कैसे, 3 NADH2 मिला था TC साइकिल, एक मिलेगा लिंक रिएक्शन में, 4 NADH2 हो गया, प्लस एक FADH2 जो TC साइकिल में मिला था, प्लस 1 ATP जो SLP से मिला था डायरेक्टली आपको, प्लस एक H2O निकला। एक H2O कैसे निकला, 4 H2O ऐड हुआ था, एक निकला था, हम दिखाए तो थे आपको, दिखाए तो थे, बताए तो थे। तो ये समरी हमने दिखा दिया। अगला हेडिंग है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इसको हम ETS भी बोलते हैं। ETS का मतलब है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो ETS क्या है, ETS क्यों होता है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, बता रहे हैं आपको बेटा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एक्चुअल में है क्या, आपने देखा ग्लाइकोलिसिस में NAD से NADH2 बना, NAD इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक्सेप्ट करके NADH2 बना लिया, ठीक है, रिड्यूस हो गया। लिंक रिएक्शन में भी NAD से NADH2 बना, TC साइकिल में भी NAD से NADH2 बना, FAD से FADH2 बना। तो NADH2 और FADH2 ये जो बने हैं रेस्पिरेशन में, इन्हें बोलते हैं रिड्यूस्ड कोएंजाइम्स। ध्यान देना, रिड्यूस्ड कोएंजाइम्स बोला जाता है। ये रिड्यूसिंग फॉर्म में है, रिड्यूस फॉर्म में है। तो बेटा ये जो NADH2 और FADH2 मतलब रिड्यूस्ड कोएंजाइम्स बना है, अगर आप चाहते हो कि रेस्पिरेशन लगातार चलता रहे, लिंक रिएक्शन TC साइकिल ग्लाइकोलिसिस लगातार चलता रहे, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के लिए साइकिल में NAD प्लस और FAD प्लस तो होना चाहिए ना। लेकिन NAD प्लस FAD प्लस तो FADH2 बन गया है, NADH2 बन गया है। तो किसी भी तरीके से इसको ब्रेक डाउन करना है, ऑक्सीडाइज करना है, ताकि NADH2 से NAD फिर से अवेलेबल हो जाए, FAD प्लस से FAD फिर से अवेलेबल हो जाए रेस्पिरेशन के लिए, रेस्पिरेशन लगातार चलता रहे, ग्लाइकोलिसिस TC साइकिल लिंक रिएक्शन लगातार चलता रहे। ये मेन ऑब्जेक्टिव है ETS का, कि किसी भी तरीके से NAD प्लस और FAD प्लस रीऑक्सीडाइज हो जाए, फिर से अवेलेबल हो जाए पाथवे के लिए, साइकिल के लिए। तो आप देखिए, फॉर द कंटिन्यूअस ऑपरेशन ऑफ रेस्पिरेशन NAD प्लस एंड FAD प्लस नीड्स टू बी रीजनरेटेड, ठीक है, ETS अकर्स इन इनर मेम्ब्रेन। तो ये रीजनरेशन यही ETS में ही होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ही होगा, इसका रीजनरेशन होगा NAD प्लस और FAD प्लस का, NADH2 और FADH2 से। ETS कहाँ होता है, ETS अकर्स इन इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ETS माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में होता है, या फिर अगर बैक्टीरिया होगा, बैक्टीरिया में तो बेटा माइटोकॉन्ड्रिया है ही नहीं, बैक्टीरिया में ETS कहाँ होगा, बैक्टीरिया में याद होगा मीजोजोम होता है, मीजोजोम। एरोबिक बैक्टीरिया में मीजोजोम होता है, इनर मेम्ब्रेन का एक फोल्डिंग होता है, वहाँ पे होगा। तो ETS होने के लिए मेम्ब्रेन चाहिए होता है। तो अकर्स इन इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन में होता है, या फिर और मीजोजोम, मीजोजोम इन बैक्टीरिया। ध्यान देना, बैक्टीरिया में ETS कहाँ होता है, मीजोजोम में होता है, जो मेम्ब्रेन का इनफोल्डिंग था, याद है ना। और यूकैरियोट्स में, हम में, प्लांट में, ये सब कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पे होता है। बैक्टीरिया में तो माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं, वहाँ मेसोसोम होता है ना। तो 5 एंजाइम्स या प्रोटीन्स, ध्यान देना, 5 एंजाइम्स या प्रोटीन्स कॉम्प्लेक्सेस पार्टिसिपेट इन ETS। ETS में कुल मिला के 5 एंजाइम कॉम्प्लेक्स होगा, 5 प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होगा, और पांचों ऑल कॉम्प्लेक्सेस लोकेटेड ऑन इनर मेम्ब्रेन। 5 के पांचों कॉम्प्लेक्सेस जो होंगे इनर मेम्ब्रेन पे बैठे होते हैं, लोकेटेड होते हैं, उन सब के नाम बताएंगे भाई आपको हम। ETS क्यों होता है, ETS का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो आप देखिए, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज ऑक्सीडेशन, मतलब ब्रेकडाउन ऑफ रिड्यूस्ड कोएंजाइम्स। रिड्यूस्ड कोएंजाइम्स क्या है, NADH2 और FADH2 जो ग्लाइकोलिसिस में लिंक रिएक्शन में TC साइकिल में बना है, इसका ब्रेकडाउन करना, ऑक्सीडेशन करना, सो दैट NAD प्लस एंड FAD प्लस अगेन अवेलेबल फॉर द रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलिसिस लिंक रिएक्शन और TC साइकिल के लिए फिर से ही अवेलेबल हो जाएं, ये मेन ऑब्जेक्टिव है, ताकि लगातार ये साइकिल चलता रहे फॉर द कंटिन्यूअस ऑपरेशन ऑफ रेस्पिरेशन। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, जब NADH2 और FADH2 टूटेगा, ऑक्सीडाइज होगा, तो क्या निकलेगा, प्रोटॉन निकलेगा, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो आप देखो, द प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस्ड अपॉन ऑक्सीडेशन ऑफ रिड्यूस्ड कोएंजाइम्स प्रोड्यूस प्रोटॉन ग्रेडियंट एंड इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो इनसे निकलेगा NADH2 FADH2 से, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो निकलता है, ये प्रोटॉन ग्रेडियंट
और इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट बना देता है क्रॉस द मेम्ब्रेन, अभी हम बात करेंगे, विच टुगेदर, मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट और प्रोटॉन ग्रेडियंट टुगेदर डेवलप या कंस्टिट्यूट प्रोटॉन मोटिव फोर्स पीएमएफ रिक्वायर्ड फॉर एटीपी सिंथेसिस विच इज कपल्ड विथ प्रोटॉन ग्रेडियंट का बनना विच इज कपल्ड विथ एटीपी सिंथेसिस, रिक्वायर्ड फॉर एटीपी सिंथेसिस, मतलब प्रोटॉन ग्रेडियंट का बनना कपल्ड है, कनेक्टेड है एटीपी के सिंथेसिस से, यही होता है, यही है बेटा, दिस इज द केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस गिवन बाय पीटर मिचेल। जहां जहां भी एटीपी बनेगा, ध्यान देना, प्रोटॉन ग्रेडियंट का यूज करके जहां जहां भी एटीपी बनेगा वहां पे केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस काम करेगा। मतलब यहां भी आप पढ़ रहे हो, और जब फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन पढ़ोगे ईटीएस होगा, जेड स्कीम, वहां भी एटीपी बनेगा, वहां भी यही केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस पीटर मिचेल वाला काम करेगा। तो आप लिख लो इसको। बाकी हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में और भी हम डिटेल में बात करते हैं ना। 5 कॉम्प्लेक्सेस हैं, पांचों इनर मेम्ब्रेन पे बैठे हुए हैं, उनके बारे में भी अभी हम बात करेंगे इंडिविजुअली सबके बारे में। तो आप इसको पहले नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए हम ईटीएस के बारे में थोड़ा सा एक आइडिया आपको दे रहे हैं, बाकी अभी हम डिटेल में बात करेंगे ही करेंगे। तो आप देखिए हमने बोला कि ईटीएस का मेन ऑब्जेक्टिव है NADH2 और FADH2, जिसको हम बोलते हैं रिड्यूस्ड कोएंजाइम्स, इसका ऑक्सीडेशन होना, ब्रेकडाउन होना। NADH2 टूटेगा तो NAD प्लस में प्लस 4H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। FADH2 टूटेगा, ऑक्सीडाइज होगा तो FAD प्लस प्लस प्रोटॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो ये जो NAD प्लस और FAD प्लस फिर से रीजनरेट हुआ NADH2 और FADH2 से, अगेन अवेलेबल फॉर रेस्पिरेशन, ये फिर से रेस्पिरेशन में अवेलेबल हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के लिए फिर से अवेलेबल हो जाएगा। और ये साथ में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो निकलेगा बेटा, इस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का यूज किया जाएगा प्रोटॉन ग्रेडियंट, इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट बनाने में, ताकि प्रोटॉन मोटिव फोर्स डेवलप हो जाए, और उसी फोर्स का यूज किया जाएगा एटीपी के सिंथेसिस में बाई F0 F1 कॉम्प्लेक्स, जिसको हम बोलते हैं एटीपी सिंथेज। ठीक है, तो आप देखिए ईटीएस के 2 पार्ट हैं, 2 पार्ट्स ऑफ ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ईटीसी जिसको बोलते हैं, प्लस ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। 2 पार्ट है, एक तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, दूसरा ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन है। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन मतलब एटीपी का सिंथेसिस होना। तो एक बात ये बताइए, हम जैसे बार बार बताते नहीं आए हैं ग्लाइकोलिसिस में, लिंक रिएक्शन में, टीसी साइकिल में, कि एक NADH2 से 3 ATP, एक FADH2 से 2 ATP, कहाँ पे? ETS में देगा, वो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन में, जिसको हम बोलते थे इनडायरेक्ट एटीपी सिंथेसिस। वही तो है ये ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, इसी से तो इनडायरेक्ट एटीपी सिंथेसिस होगा ना। जो NADH2 बना था ग्लाइकोलिसिस में, टीसी साइकिल में, लिंक रिएक्शन में, FADH2 जो था, उसी से तो एटीपी बनाना है, वही तो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन है। तो आप देखिए ईटीएस में टोटल आपको पता है 5 एंजाइम या प्रोटीन कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व, 5 कॉम्प्लेक्सेस इन्वॉल्व। तो ईटीएस में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, इसमें क्या होता है बेटा? पंपिंग ऑफ प्रोटॉन्स फ्रॉम मैट्रिक्स टू इंटरमेम्ब्रेन स्पेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया अकर्स। ध्यान देना। तो इसमें बेटा होता क्या है, ये देखो, ये माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये बीच में इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस को हम पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस भी बोलते हैं, और ये माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन है, बाकी ये मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स में देखिए ये NADH2 बना हुआ है टीसी साइकिल में, FADH2 भी बना है, तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ NAD प्लस प्लस 4 हाइड्रोजन में प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में, FADH2 भी टूटा है तो FAD प्लस 4 हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन निकला यहाँ भी। ठीक है, तो एक बार बताना 2 इलेक्ट्रॉन निकला। तो एक चीज़ आप हमको ये बताओ कि ये जो NAD प्लस FAD प्लस है, ये तो फिर से यही मैट्रिक्स में यूज हो जाएगा, अगेन अवेलेबल यूज हो जाएगा ये टीसी साइकिल के लिए। अब ये जो हाइड्रोजन निकला है आपको दिख रहा है, ये जो हाइड्रोजन है बेटा, हाइड्रोजन का पंपिंग देखो मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में हो जाएगा। यहाँ मैट्रिक्स से हाइड्रोजन पंप हो गया, यहाँ पे इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में पंप हो गया माइटोकॉन्ड्रिया के। तो देखो हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया, यहाँ हाइड्रोजन आ गया H प्लस, हाइड्रोजन यहाँ आ गया। तो एक बार बताइए, जब हाइड्रोजन इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में आके एक्यूमुलेट हो जाएगा, तो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में आपको पता है हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन बढ़ गया तो पीएच क्या होगा, वहां पे कम हो जाएगा। कहाँ पे? इंटरमेम्ब्रेन स्पेस या पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में।
और ये जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में जाहिर सी बात है मैट्रिक्स से ही तो हाइड्रोजन पंप हुआ है, तो मैट्रिक्स में क्या होगा, मैट्रिक्स में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कम होगा, मतलब पीएच बढ़ जाएगा वहाँ पे ना। तो ये बीच में क्या है, इनर मेम्ब्रेन है ये इनर मेम्ब्रेन है इनर मेम्ब्रेन, ये मैट्रिक्स और ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस और मैट्रिक्स, बीच में इनर मेम्ब्रेन। तो इनर मेम्ब्रेन के बाहर और अंदर एक प्रोटॉन ग्रेडियंट बन गया, यहाँ प्रोटॉन ज़्यादा, यहाँ इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, और मैट्रिक्स में प्रोटॉन कम, एक प्रोटॉन ग्रेडियंट बन गया ना। तो कहाँ से कहाँ पंप हुआ, मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कुल मिला के कॉम्प्लेक्स 1 2 3 4 शुरू के 4 कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इन्वॉल्व हैं। और जो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन होता है, यहाँ पे एटीपी सिंथेसिस कैसे होगा आप देखिए, यहाँ उल्टा है, इसका जस्ट उल्टा है प्रोटॉन के पंपिंग का डायरेक्शन। यहाँ पे प्रोटॉन का पंपिंग देखो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से मैट्रिक्स की तरफ हो रहा है। शुरू के जो 4 कॉम्प्लेक्स रहेंगे, प्रोटॉन कॉम्प्लेक्स मतलब प्रोटीन कॉम्प्लेक्स या एंजाइम कॉम्प्लेक्स, वो प्रोटॉन का पंपिंग मैट्रिक्स इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में कराने में इन्वॉल्व रहेंगे। और जब फिर यहाँ प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएगा, फिर जो 5वां कॉम्प्लेक्स है जिसका नाम है एटीपी सिंथेज, ठीक है, तो 5वें कॉम्प्लेक्स के थ्रू प्रोटॉन का पंपिंग इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से मैट्रिक्स के थ्रू होगा। तो देखिए वहाँ का उल्टा हो रहा है, यहाँ पे ना, यहाँ से यहाँ जा रहा था, यहाँ पे यहाँ से यहाँ आएगा, ज़्यादा से कम की तरफ आएगा प्रोटॉन। तो पंपिंग ऑफ प्रोटॉन्स फ्रॉम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस टू द मैट्रिक्स थ्रू F0 F1 कॉम्प्लेक्स, जिसको बोलते हैं एटीपी सिंथेज, विच इज कपल्ड विथ एटीपी सिंथेसिस। एटीपी का बनना कहलाता है ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन यहाँ पे ना। तो देखिए F0 है, F1 है, F0 हाइड्रोजन का पंपिंग करेगा, F1 जो है ये एडीपी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से एटीपी बना देगा। तो प्रोटॉन देखो यहाँ ज़्यादा था, यहाँ कम था, हाई से लो की तरफ हो रहा है। तो ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है प्रोटॉन का जो F0 कराता है, जिससे एटीपी बन जाता है ना। तो ये ETS के पार्ट थे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। टोटल 5 एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस इन्वॉल्व हैं, शुरू के 4 यहाँ पे 1 2 3 4 और 5वां यहाँ पे इन्वॉल्व है ना। तो आप ये नोट कर लीजिए, फिर आगे हम बात करते हैं बेटा। तो यहाँ पे ध्यान देना बेटा, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस ऑफ ETS। ETS में जितने भी एंजाइम या प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस इन्वॉल्व हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। और ये जितने भी कॉम्प्लेक्सेस हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पे लोकेटेड होते हैं, बैठे होते हैं। तो टोटल 5 एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस हैं। सबसे पहला है NADH डिहाइड्रोजिनेज। इसके अच्छा, इसको कॉम्प्लेक्स हम क्यों बोले हैं कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ये कई सारे कंपोनेंट्स के बने हुए हैं, कई सारे इसके पार्ट हैं, कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहला है NADH डिहाइड्रोजिनेज। तो ये जो होता है इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, FMN क्या है, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, और बहुत सारे आयरन सल्फर सेंटर्स। ये सेंटर का मतलब क्या है, ये प्रोटीन है, आयरन सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन्स। और FMN ये इसके कंपोनेंट्स हैं। और इनहिबिटर्स की बात करें, इनहिबिटर मतलब जो इसकी एक्टिविटी को इनहिबिट कर दे, रोक दे। इनहिबिटर में है रोटिनोन, पियरसिडिन और बारबीचुरेट। जो रोटिनोन होता है एक टाइप का इंसेक्टिसाइड होता है, जो एक प्लांट है डेरिस इलिप्टिका प्लांट से ये मिलता है, इनहिबिटर है, ये एक टाइप का ये इंसेक्टिसाइड होता है। तो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट के थ्रू 4 हाइड्रोजन आयंस पम्प्ड फॉर पर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, 4 हाइड्रोजन आयन आप देखोगे कॉम्प्लेक्स फर्स्ट के थ्रू मैट्रिक्स से पंप होकर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में चला जाएगा। उसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स सेकंड का नाम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। याद है ना, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज TCA साइकिल में भी अभी हमने बताया था। तो ये इनर मेम्ब्रेन पे बैठा हुआ है ना, सारे बैठे हैं, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। कंपोनेंट क्या क्या है, FAD, यहाँ FMN था, यहाँ पे FAD है। FAD क्या है, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। और बहुत सारे मैनी आयरन सल्फर सेंटर्स मतलब प्रोटीन्स। इनहिबिटर्स क्या है इसके, कार्बोक्सिन एंड मेलोनेट इसका कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है। और जो कॉम्प्लेक्स सेकंड है, नो हाइड्रोजन आयन पम्प्ड फॉर पर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। जो कॉम्प्लेक्स सेकंड होता है, सेकंड के थ्रू
एक भी हाइड्रोजन आयन पंप नहीं होता है, ध्यान देना, नो हाइड्रोजन आयन पम्प्ड फॉर पर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। कॉम्प्लेक्स सेकंड के थ्रू कोई भी हाइड्रोजन आयन पंप नहीं होता है, आपको याद रखना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स थर्ड। जो कॉम्प्लेक्स थर्ड होता है इसका नाम है साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। ध्यान देना, साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। जहां भी साइटोक्रोम होगा वहां पे समझ लेना आयरन जरूर होगा। साइटोक्रोम आयरन कंटेनिंग प्रोटीन होता है, तो इसके पास सिंगल आयरन सल्फर सेंटर या प्रोटीन होता है कंपोनेंट्स में। और साइटोक्रोम बी होता है एक प्रोटीन, एक होता है साइटोक्रोम C1, CY2 मतलब साइटोक्रोम। तो साइटोक्रोम मतलब सिंगल आयरन सल्फर सेंटर है कंपोनेंट में, इसके पास साइटोक्रोम बी है, साइटोक्रोम C1 है। और इसके इनहिबिटर की बात करें अगर हम, इनहिबिटर में एक होता है एंटीमाइसिन ए, एंटीमाइसिन ए इसका इनहिबिटर है। और ये जो कॉम्प्लेक्स थर्ड होता है बेटा ध्यान देना, कॉम्प्लेक्स थर्ड इसके थ्रू 4 हाइड्रोजन इसके थ्रू भी पास होते हैं फॉर 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो कॉम्प्लेक्स थर्ड के थ्रू 4 हाइड्रोजन आयन पंप होगा। तो हम यहाँ पे ना मेंशन कर देते हैं, जो कॉम्प्लेक्स थर्ड है इसके थ्रू आप देखेंगे यहाँ पे हम लिख देते हैं कॉम्प्लेक्स थर्ड के थ्रू 4 हाइड्रोजन आयन्स पंप्ड फॉर पर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। 2 इलेक्ट्रॉन पर पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो 4 हाइड्रोजन पंप होगा कॉम्प्लेक्स थर्ड के थ्रू। पहले वाले के थ्रू 4, दूसरे के थ्रू 1 भी नहीं, तीसरे के थ्रू 4। अब कॉम्प्लेक्स 4 है जिसका नाम है, कॉम्प्लेक्स 4 का नाम है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। ये टर्मिनल ऑक्सीडेज है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का ये अंतिम कॉम्प्लेक्स है, लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कॉम्प्लेक्स है। इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, साइटोक्रोम है तो आयरन होगा ही होगा, आयरन है, 2 साइटोक्रोम्स है, क्या क्या, साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3, 3। 2 कॉपर सेंटर है, कॉपर A और कॉपर B। इनहिबिटर्स क्या क्या है, साइनाइड, एजाइड और हाइड्रोजन सल्फाइड। साइनाइड अगर कोई खा लेता है तो मर जाता है तुरंत, रेस्पिरेशन ब्लॉक हो जाता है, ETS ब्लॉक हो जाता है, कॉम्प्लेक्स 4 को ब्लॉक कर देता है। और ये जो कॉम्प्लेक्स 4 है इसके थ्रू 2 हाइड्रोजन पंप होगा, तो यहां पे हम लिख देते हैं 2 हाइड्रोजन आयंस पंप्ड फॉर पर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो 4 हाइड्रोजन आयन इसके थ्रू पंप होता है, पर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड 2 हाइड्रोजन आयन पंप होता है। लास्ट में है कॉम्प्लेक्स 5 जिसका नाम है F0 F1 कॉम्प्लेक्स, इसको हम ATP सिंथेज भी बोलते हैं। इसमें 2 कंपोनेंट हैं, 2 कंपोनेंट्स, क्या क्या, F0 एंड F1। 2 कंपोनेंट है, एक F0 है दूसरा F1 है। F0 का इनहिबिटर है ओलिगोमाइसिन। ओलिगोमाइसिन एक एंटीबायोटिक होता है, ये F0 की एक्टिविटी को ब्लॉक कर देता है, ATP सिंथेसिस नहीं हो पाता है इसकी वजह से। तो ध्यान देना, ये हाइड्रोजन पंप नहीं करता है, अभी हम बात करेंगे ना। कॉम्प्लेक्स 5 जो होता है ये कोई हाइड्रोजन कैरियर नहीं है, आप देखेंगे ये मैट्रिक्स इंटर मेम्ब्रेन में नहीं करेगा स्पेस में, ये उल्टा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से मैट्रिक्स की तरफ हाइड्रोजन पंप करेगा, अभी हम बात करेंगे। तो कॉम्प्लेक्स थर्ड से भी 4 हाइड्रोजन पंप होता था, फोर्थ से केवल 2। आप ये लिख लीजिए, फिर अभी हम कॉम्प्लेक्स 5 के बारे में और भी बात करेंगे। आप इसको लिख लीजिए, पहले नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे आप देखिए बेटा, यहाँ पे हमने ETS का एक डायग्राम दिखा रखा है। ये डायग्राम NCERT में भी बना है लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके का है, सेम यही डायग्राम हम यहाँ पे दिखा रखे हैं। इस डायग्राम से आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। अभी हम ETS में जितने भी कॉम्प्लेक्सेस हैं सभी कॉम्प्लेक्सेस के बारे में बात किए थे, उनके कंपोनेंट्स के बारे में बात किए थे, ठीक है। तो आप देखिए ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, ये माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन है और ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है। और यहाँ से यहाँ तक हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन दिखा रखा है और ये हमने दिखा रखा है ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। तो अभी आपको याद हमने बताया था ETS के 2 पार्ट हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और दूसरा ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हमने क्या बोला था कि मैट्रिक्स में NADH2 FADH2 का ब्रेकडाउन होगा, उससे जो प्रोटॉन निकलेगा, प्रोटॉन का पंपिंग मैट्रिक्स से
इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में होगा। देखो यहाँ भी पंप हो रहा है, ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में प्रोटॉन पंप होगा। और ये हमने बोला था। और जो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन है, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन में इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से प्रोटॉन उल्टा मैट्रिक्स की तरफ आएगा, भी हम बात करते हैं, ठीक है। तो आप देखिए जरा, देखिए जरा, ये कॉम्प्लेक्स फर्स्ट है जिसका नाम है NADH डिहाइड्रोजनेज। तो ये क्या कराएगा, NADH2, आपको याद है ना ETS का ऑब्जेक्टिव क्या है, NADH2 FADH2 का ब्रेकडाउन कराना, ताकि NAD प्लस FAD प्लस अगेन अवेलेबल फॉर रेस्पिरेशन, और साथ में जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकलेगा उससे ग्रेडियंट बना के ATP बना लिया जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए ये सारा प्रोसेस इनर मेम्ब्रेन पे हो रहा है। तो ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में TC साइकिल में NADH2 FADH2 बना था, तो NADH का ब्रेकडाउन कॉम्प्लेक्स फर्स्ट के थ्रू हुआ जिसका नाम है NADH डिहाइड्रोजनेज। तो NADH2 टूटा तो NAD प्लस बना, ऑक्सीडाइज हो गया, और ये अगेन ध्यान देना, अगेन अवेलेबल फॉर रेस्पिरेशन, फिर से अवेलेबल हो जाएगा। और जो प्रोटॉन निकला 4 हाइड्रोजन आयन कॉम्प्लेक्स फर्स्ट के थ्रू पंप हो गया इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। खुद नहीं जा पाएगा हाइड्रोजन, तो इसको कैरियर की जरूरत है। ये इंट्रिंसिक प्रोटीन है कॉम्प्लेक्स, ये जाने के लिए रास्ता दे दिया। अब इससे जो इलेक्ट्रॉन निकला था NADH2 से, इलेक्ट्रॉन चला जाता है UQ को, UQ होता है UV क्यूनोन, ध्यान देना UV क्यूनोन, ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, भी हम लिख देंगे। UQ को चला गया। अब आप देखिए UQ को चला गया, अब FADH2 का ब्रेकडाउन होगा, FADH2 का ब्रेकडाउन होगा तो FAD प्लस फिर से ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और ये अगेन अवेलेबल, ये फिर से रेस्पिरेशन के लिए क्या हो गया, अवेलेबल हो गया। और इससे जो इसके ब्रेकडाउन से, ध्यान देना, इसके ब्रेकडाउन से जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन निकलता है, तो ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कॉम्प्लेक्स सेकंड जो होता है, कॉम्प्लेक्स सेकंड अपना इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों UV क्यूनोन को दे देता है, खुद हाइड्रोजन पंप नहीं करता, UV क्यूनोन को दे देता है। तो आप बताना, जो UV क्यूनोन है इलेक्ट्रॉन लेगा और प्रोटॉन लेगा, UQ से क्या बन जाएगा, देखो UQS2 बन जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स 2 का जो FADH2 टूटा था, इसका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों UV क्यूनोन को चला गया। देखो दोनों इलेक्ट्रॉन भी आया, प्रोटॉन भी। UQ से बन जाएगा UQS2, इसको बोलेंगे UV क्यूनॉल, रिड्यूस फॉर्म में है। अब UV क्यूनॉल क्या करेगा, अपने हाइड्रोजन को इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में पंप कर देगा, फिर से ये देखो UQ बन गया, ऑक्सीडाइज फॉर्म में आ गया, UQ बन गया। अब UV क्यूनॉन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को दे देगा कॉम्प्लेक्स थर्ड को, कॉम्प्लेक्स थर्ड का नाम पता है आपको, साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, इसको दे देगा। अब ये जो साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स थर्ड है, ये क्या करेगा, ये मैट्रिक्स से 4 हाइड्रोजन आयन लेके इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में पंप कर देगा। तो आप ये बताइए, फिर ये जो कॉम्प्लेक्स थर्ड है, कॉम्प्लेक्स थर्ड क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को ये दे देगा, साइटोक्रोम C प्रोटीन है, इसको साइटोक्रोम C क्या होता है, ए स्मॉल प्रोटीन होता है जो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पे होता है, बाहर की तरफ होता है, लोकेटेड ऑन आउटर सरफेस ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, स्मॉल प्रोटीन है ये। काम क्या है, कॉम्प्लेक्स थर्ड से इलेक्ट्रॉन लेना और कॉम्प्लेक्स फोर्थ को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देना, ये बीच में मीडिएटर का काम करता है, थर्ड से इलेक्ट्रॉन लेके फोर्थ को दे देता है। अब जो कॉम्प्लेक्स 4 है, यहीं पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट खत्म हो जाता है, तो कॉम्प्लेक्स 4 के थ्रू इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने ले लिया, ऑक्सीजन सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, तो वो ऑक्सीजन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया और साथ में मैट्रिक्स से 2 हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लिया, तो क्या बन गया, वाटर मॉलिक्यूल बन गया। तो ऑक्सीजन जो होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों एक्सेप्ट करके वाटर मॉलिक्यूल बना देता है। और ये जो कॉम्प्लेक्स 4 है, इससे 2 हाइड्रोजन आयन इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में भी पंप हो जाता है। तो आप बताइए, बार बार देखिए प्रोटॉन का पंपिंग मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में हो रहा है, जिससे यहाँ पे हाइड्रोजन बढ़ेगा तो पीएच क्या होगा, कम होगा, एसिडिटी बढ़ता जा रहा है ना, हाइड्रोजन कम होता जा रहा है, हाइड्रोजन बढ़ता जा रहा है जिससे पीएच कम होता जा रहा है, एसिडिक इन्वायरमेंट खूब होता जा रहा है ना। तो ये बताना, यहाँ पीएच कम है मतलब हाइड्रोजन ज़्यादा है, और यहाँ हाइड्रोजन कम है पीएच ज़्यादा है ये, और बीच में मेम्ब्रेन है, तो मेम्ब्रेन के आर पार क्या बन गया है,
प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप हो गया, यहाँ प्रोटॉन ज़्यादा, यहाँ प्रोटॉन कम। अब ये कॉम्प्लेक्स 5 है, ये F0 पार्ट है और ये F1 है। F0 जो होता है, आप देखिए जो F0 होता है ये इंट्रिंसिक प्रोटीन है, ध्यान देना, ये F0 है, ये इंट्रिंसिक प्रोटीन या इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है, कॉजेज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ऑफ प्रोटॉन्स, ये प्रोटॉन्स का फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कराता है और ये एक्ट्स एज हाइड्रोजन कैरियर, ये प्रोटॉन कैरियर का काम कराता है, प्रोटॉन का फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कराता है। और ये जो F1 होता है ये पेरीफेरल प्रोटीन है, पेरीफेरल या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है, लोकेटेड ऑन इनर मेम्ब्रेन प्रोट्रूडिंग टुवर्ड्स द मैट्रिक्स, ये बैठा तो इनर मेम्ब्रेन पे है लेकिन ये मैट्रिक्स की तरफ ऐसे बाहर निकला हुआ है। देखो ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स की तरफ ये बाहर निकला होता है और ये ATP बनाता है फ्रॉम ADP, ADP एंड IP, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और एडेनोसिन डाइफॉस्फेट से ATP बना देता है मैट्रिक्स में, ठीक है। तो आप देखिए ये बताना इधर प्रोटॉन ज़्यादा है, इधर प्रोटॉन कम है, ठीक है, तो प्रोटॉन ग्रेडियंट बन गया है। अब प्रोटॉन को ज़्यादा से कम की तरफ आना है, देखो हाई एरिया से प्रोटॉन इधर ज़्यादा है, इधर कम है, तो हाई कंसंट्रेशन एरिया से प्रोटॉन को कम कंसंट्रेशन एरिया की तरफ आना है। प्रोटॉन को जाने के लिए रास्ता कौन देगा, ये F0 देगा। तो देखो अभी तक यहाँ से यहाँ पंप हो रहा था, अब प्रोटॉन यहाँ से यहाँ उल्टा आ रहा है ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन में, तो F0 के थ्रू प्रोटॉन पंप हुआ। ये F0 जो होता है प्रोटॉन कैरियर का काम करता है, देखो FD कराता है क्योंकि हाई से लो हो रहा है ना, तो ये डिफ्यूजन करा रहा है। और ये जो F0 होता है, F0 इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, लेकिन जैसे इसको प्रोटॉन का एनर्जी मिलता है इसमें कन्फर्मेशनल चेंज होता है और ये एक्टिवेट हो जाता है। और ये करता क्या है बेटा, देखो मैट्रिक्स से ये ADP लेता है और PI या IP, बात देखिए ये ले लिया और इन दोनों से ये बना देता है ATP, ATP बन गया ये। तो ये केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस के थ्रू ATP ये बन गया। तो प्रोटॉन का ग्रेडियंट का बनना कपल्ड है ATP के सिंथेसिस से ना, तो यही केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस है। तो फाइनली क्या बन गया, ATP बन गया। तो एक चीज़ ये बताइए, 2 हाइड्रोजन आयंस रिक्वायर्ड फॉर 1 ATP सिंथेसिस, एक ATP बनने के लिए 2 हाइड्रोजन चाहिए होता है। तो हम आपको बताएं इसमें कुछ पॉइंट हम बताने वाले हैं। ये पूरे ETS में सबसे पहला इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डोनर कौन है, NADH2, यहीं से तो इलेक्ट्रॉन निकला था, सबसे पहला डोनर ये है और सबसे अंतिम एक्सेप्टर है ऑक्सीजन, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो ये सबसे पहला डोनर, ऑक्सीजन सबसे अंतिम एक्सेप्टर। इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर हो रहा है, ध्यान देना, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तरफ हो रहा है, ध्यान देना, ध्यान देना। इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर हो रहा है, उल्टा हमने बोल दिया, सॉरी, इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर हो रहा है लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तरफ हो रहा है। ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, NADH2 कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो यहाँ से यहाँ हो रहा है ना, मतलब लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तरफ हो रहा है। एक दूसरा स्टेटमेंट बोल दें कि इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर है हाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी से लो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की तरफ हो रहा है। NADH2 में इलेक्ट्रिकल एनर्जी बहुत ज़्यादा है और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रिकल एनर्जी कम है, तो हाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी से लो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की तरफ, या फिर बोल दें लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तरफ होता है। और आप देखिए यूबी क्यूनोन और साइटोक्रोम C ये दोनों मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है। ये मेम्ब्रेन में लिपिड बाइलेयर में घूम घूम के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या कर सकता है, ये एक्सेप्ट कर सकता है। तो आप इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर आगे थोड़ा बहुत हम आपको और बता देते हैं, ठीक है, लिख लीजिए। तो ये जो NAD+ और FAD+ अवेलेबल हुआ है ये फिर से रेस्पिरेशन में यूज हो जाएगा, नोट कर लीजिए आप लोग। तो यहाँ पे ETS से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हमने लिखा हुआ है, तो आप देख लो। NADH2 इज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन डोनर, ETS में भी आपने देखा था। वेयर एज ऑक्सीजन इज द अल्टीमेट एक्सेप्टर, जो ½ O2 होता है वो अल्टीमेट एक्सेप्टर है। NADH2 इज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डोनर रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, जिससे वाटर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। और
ऑक्सीजन, ध्यान देना, हाफ O2 इज रिक्वायर्ड एज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फॉर एवरी NaDH2 एंड FeDH2 ऑक्सीडाइज्ड। मतलब एक NaDH2 का ब्रेकडाउन अगर होता है, एक NaDH2 का ब्रेकडाउन होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो हाफ O2, ध्यान देना, हाफ O2 द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और एक NaDH2 का ब्रेकडाउन होगा। एक FeDH2 का ब्रेकडाउन होता है तब भी 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा और हाफ O2 उसका एक्सेप्टर होगा। तो आप बताइए, एक NaDH2 के पीछे हाफ O2 लग रहा है, एक FeDH2 के पीछे भी हाफ O2 लग रहा है, तो रेस्पिरेशन का इक्वेशन याद है ना, C6H12O6 प्लस 6O2, एरो लगा के 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी। तो आप बताइए जरा बेटा, आप बताना, 6O2, 6O2 कहाँ से लगा? एक के पीछे आधा लग रहा है, तो आप गिन लो ना, ग्लाइकोलिसिस में 2 NaDH2 था, ठीक है, लिंक रिएक्शन में 2 NaDH2 बना था क्योंकि 2 पायरुविक एसिड बनता था, तो 4 NaDH2 हो गया। टीसी साइकिल 2 बार चलेगा तो 3 3 6 NaDH2 हो गया, 2 FeDH2, तो 6 NaDH2 यहाँ, 2 वहाँ, 2 वहाँ, मतलब 10 NaDH2 2 FeDH2 बनता है, 10 2 12, एक के पीछे आधा है तो 12 के पीछे कितना होगा? 6 ऑक्सीजन लग गया। तो बता तो दिए आपको हम ना, तो ये है। तो अब बताइए बेटा जरा, यूबिक्विनोन एंड साइटोक्रोम C बोथ आर मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, मूव करते रहते हैं, मोबाइल होते हैं। साइटोक्रोम C बताए थे अभी ना, इलेक्ट्रॉन स्मॉल प्रोटीन लोकेटेड ऑन आउटर सरफेस ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ठीक है। काम क्या है, ये साइटोक्रोम C थर्ड से इलेक्ट्रॉन लेता है, फोर्थ कॉम्प्लेक्स को दे देता है। यूबिक्विनोन जो होता है एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम बोथ कॉम्प्लेक्स फर्स्ट एंड सेकंड। यूबिक्विनोन फर्स्ट और सेकंड दोनों से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर अकर्स फ्रॉम हाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू लो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और NaDH2 का इलेक्ट्रिकल एनर्जी ज़्यादा होता है फिर, और उसका ऑक्सीजन का कम होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर अकर्स फ्रॉम लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और आपको पता है NaDH2 से जाता है, ऑक्सीजन लेता है। NaDH2 का इलेक्ट्रिकल एनर्जी कम है, सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, एंड ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो लो से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ जा रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। साइनाइड रेजिस्टेंट रेस्पिरेशन CRR, अच्छा ह्यूमन में तो नहीं, एनिमल में तो नहीं, लेकिन कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं, सभी प्लांट नहीं, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें साइनाइड का कोई फर्क ही नहीं पड़ता। साइनाइड किसका इनहिबिटर था? साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज का था ना। तो होता क्या है बेटा, साइनाइड रेजिस्टेंट रेस्पिरेशन अकर्स इन सम प्लांट्स लाइक पी एंड स्पिनच, पालक हो गया, मटर हो गया, इसमें साइनाइड रेजिस्टेंट रेस्पिरेशन होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एंजाइम अल्टरनेट ऑक्सीडेज। एक एंजाइम है अल्टरनेट ऑक्सीडेज, ये एंजाइम जिसमें प्रेजेंट होगा उसके ऊपर उस प्लांट में साइनाइड का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो उसमें जो साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज होगा वो साइनाइड के लिए इनसेंसिटिव होगा, रेजिस्टेंट होगा। तो ये हो गया, और ये याद रखना 2 हाइड्रोजन आयंस रिक्वायर्ड फॉर 1 ATP सिंथेसिस। एक ATP बनाने के लिए 2 हाइड्रोजन आयन की जरूरत होती है। आप ये नोट कर लो, फिर आगे हम बात करते हैं, फिर नोट कर लो आप लोग। ऑक्सीडेशन ऑफ साइटोप्लाज्मिक या ग्लाइकोलिटिक या एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रियल NaDH2। आपको याद है बेटा, जब हम इसके पहले वाले क्लास में ग्लाइकोलिसिस आपको बताए थे, तो हम बोले थे ग्लाइकोलिसिस में 2 NaDH2 बनता है, और ये NaDH2 जब साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा, ETS चलेगा, तो 2 NaDH2 से 6 ATP बनेगा, ये हमने बोला था, ठीक है। तो एक चीज़ ये ध्यान देना, कैसे बनेगा वही हमको यहाँ बात करनी है। तो ETS तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है, और 2 NaDH2 जो ग्लाइकोलिसिस में बना था वो साइटोप्लाज्म में बना था। एक NaDH2 से 3 ATP मिलता है, एक FeDH2 से 2, तो 2 NaDH2 यहाँ बने थे। तो इनको बेटा ETS में यूज होने के लिए पहले हमको ना साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भेजना पड़ेगा। लेकिन एक दिक्कत क्या है पता है, माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर मेम्ब्रेन है, 2 मेम्ब्रेन है ना, इनर मेम्ब्रेन जो होता है वो NaDH2 के लिए इम्परमिएबल होता है, इसको जाने ही नहीं देता। तो फिर जाएगा कैसे उसके अंदर, टूटेगा कैसे बिना जाए? तो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पे कुछ प्रोटीन्स बैठे होते हैं जिसको बोलते हैं सटल सिस्टम। तो वही प्रोटीन क्या करता है, NaDH2 को अंदर भेजेगा मैट्रिक्स में, ठीक है। तो देखिए, ऑक्सीडेशन
ऑफ साइटोप्लाज्म, मतलब जो ग्लाइकोलिसिस, मतलब एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रियल, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर जो साइटोप्लाज्म NADH2 बना था ग्लाइकोलिसिस के टाइम पे, कितने थे, बगल में हमने लिखा है 2 NADH2। तो आप देखिए 2 NADH2 प्रोड्यूस ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस इन साइटोप्लाज्म ट्रांसफर्ड टू माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स फॉर ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन टू यील्ड ATP मॉलिक्यूल्स। तो साइटोप्लाज्म से उसको माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में भेजा जाएगा। बाकी नन ऑफ द इंटरमीडिएट्स ऑफ ग्लाइकोलिटिक पाथवे आर यूटिलाइज्ड टू सिंथेसाइज एनी अदर कंपाउंड। इसके अलावा NADH2 से ATP सिंथेसिस होगा, बाकी ग्लाइकोलिसिस का कोई भी इंटरमीडिएट्स कोई दूसरा प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज नहीं होगा। ये जो स्टेटमेंट लिखा है नन ऑफ द इंटरमीडिएट्स, आप NCERT में देखिएगा, हेडिंग है रेस्पिरेटरी बैलेंस सीट, उसका 3rd पॉइंट होगा ये जो हमने लिखाया है, ठीक है। तो द इनर प्रॉब्लम यहाँ शुरू होता है, द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इज इम्परमिएबल फॉर द NADH2 सो दैट दे आर कैरियड इनसाइड द मैट्रिक्स बाय कैरियर प्रोटीन्स जो इनर मेम्ब्रेन पे मौजूद है, कॉल्ड सटल सिस्टम। इनको हम बोलते हैं सटल सिस्टम, लोकेटेड ऑन इनर मेम्ब्रेन। तो सटल सिस्टम क्या करेगा, NADH2 को अंदर ले जाएगा। देखिए आप जरा, 2 NADH2 बना था, ये क्या है, साइटोप्लाज्म, ग्लाइकोलिसिस के टाइम पे कहाँ पहुँचना है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, तभी तो ETS चलेगा, ये टूटेगा। लेकिन दिक्कत क्या है, आउटर मेम्ब्रेन में पोरिन है तो इसको जाने देगा, लेकिन इनर मेम्ब्रेन NADH2 के लिए इम्परमिएबल होता है, वो रोक लेता है। तो इनर मेम्ब्रेन पे ये देखो, ये गोला सामने दिखाइए, ये कैरियर प्रोटीन है जिसका नाम है सटल सिस्टम, इसी के थ्रू ये अंदर देखो मैट्रिक्स में पहुंचेगा। तो सटल सिस्टम 2 टाइप का है, अलग अलग सेल के मेम्ब्रेन पे, माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन पे अलग अलग सटल सिस्टम होता है। सटल सिस्टम जो होता है ये 2 टाइप्स का है, 2 प्रकार का है। एक है, ध्यान देना, एक है मैलेट एस्पार्टेट सटल सिस्टम, दूसरा है ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट सटल सिस्टम। तो आप देखिए ये सटल सिस्टम कहाँ कहाँ मिलेगा, ऑपरेट्स इन हार्ट सेल है, किडनी है, लीवर है। तो हार्ट सेल, किडनी के सेल्स, लीवर के सेल्स, उनके माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पे ये मिलेगा। ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट आपको ऑपरेट्स इन फ्लाइट मसल्स एंड ब्रेन सेल्स जो होते हैं ना, उनके माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन पे आपको ये मिलेगा। और अगर मैलेट एस्पार्टेट सटल सिस्टम काम करता है तो 2 NADH2 से 6 ATP मिलेगा, जितना मिलना चाहिए उतना मिलता है। तो ध्यान देना, अगर मैलेट एस्पार्टेट सटल सिस्टम काम कर रहा है तो टोटल 38 ATP प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ध्यान देना, अगर मैलेट एस्पार्टेट सटल सिस्टम है तो एक ग्लूकोज का एरोबिक रेस्पिरेशन में जब ब्रेकडाउन होगा, कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा, तो 1 ग्लूकोज यील्ड्स 38 ATP, अगर ये सटल सिस्टम काम कर रहा है। और अगर ये सटल सिस्टम काम करेगा तो अच्छा, ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सटल सिस्टम है, तो 2 NADH2 से सिर्फ 4 ATP बनेगा। 4 कैसे, 6 बनना चाहिए, 2 कम कैसे हो गया। एक्चुअल में इस सटल सिस्टम में ना जो NADH2 है वो FADH2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो 2 NADH2 2 FADH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 4 ATP मिलेगा ना, 2 कम हो गया। तो इसका मतलब एक ग्लूकोज का जब कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा तो केवल और केवल 36 ATP बनेगा, क्योंकि ये 2 ATP कम हो गया यहाँ पे ना, 6 बजाय 4 रह गया, तो 36 ATP। 1 कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ 1 ग्लूकोज इन एरोबिक रेस्पिरेशन यील्ड्स ओनली 36 ATP इफ NADH2 2 NADH2 ट्रांसफर्ड अकर्स थ्रू ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट सिस्टम, इसके थ्रू अगर हो रहा है। और ये मोस्ट कॉमन है, मतलब ज्यादातर केसेस में एक ग्लूकोज से 36 ATP मिलता है। इन सेल्स में आपको 38 ATP मिलेगा। और जो प्रोकैरियोट्स होता है बेटा, ध्यान देना, इन प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया में नो सटल सिस्टम, बैक्टीरिया में कोई भी सटल सिस्टम नहीं होता है। 1 ग्लूकोज का जब कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा, 1 ग्लूकोज यील्ड्स 38 ATP। यहां सटल सिस्टम का कोई लफड़ा है ही नहीं। 38 ATP अपॉन कंप्लीट ब्रेकडाउन, मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन में एक ग्लूकोज से 38 ATP बनेगा बैक्टीरिया के केस में, क्योंकि बैक्टीरिया में कोई सटल सिस्टम का लफड़ा है ही नहीं। आप इसको नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। तो ये मोस्ट कॉमन है, ज्यादातर केसेस में 36 ATP मिलता है ना, लिख लीजिए आप जरा। रेस्पिरेटरी बैलेंस सीट, ध्यान देना, जो अगला हेडिंग है बेटा
उसका नाम है रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट। आप लिख लो इसको, पहले लिख लीजिए। अब आप यहाँ पे देखिए, हम कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन एरोबिक रेस्पिरेशन। बैलेंस शीट का मतलब हम हिसाब कर देंगे। जैसे हम बात करते हैं ना कि एक ग्लूकोज से 36 से 38 एटीपी मिलता है, फ्रॉम 36 टू 38। कैसे, वही हम बात कर रहे हैं, हिसाब कर रहे हैं यहाँ पे ना। कैलकुलेशन ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स इन एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक का मतलब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा तब। उसमें एनारोबिक में तो सिर्फ 2 मिला था, एरोबिक में 36 से 38 मिलता है। कैसे, देखिए ग्लाइकोलिसिस से शुरू होगा कहानी, ग्लाइकोलिसिस से शुरुआत होगा। ग्लाइकोलिसिस में 2 एटीपी का डायरेक्ट गेन हुआ था, याद है आपको ना, डायरेक्ट गेन। फाइनली जो नेट डायरेक्ट गेन हुआ था 2 एटीपी का। इसके अलावा 2 NADH2 बना था, और 2 NADH2 का ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन हुआ ETS में, 4 से 6 एटीपी बना। 4 बना था जब ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट था, 6 बना जब माइलेट एस्पार्टेट था। तो 4 से 6 बनता है, ये इनडायरेक्ट गेन है क्योंकि ETS के थ्रू, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन के थ्रू हो रहा है। तो 4 लेंगे तो 4 2 6 एटीपी मिल गया ग्लाइकोलिसिस से। 6 एटीपी यहाँ लेंगे तो 6 2 8, 6 से 8 एटीपी आपको ग्लाइकोलिसिस से मिल गया, ठीक है। अब होता है लिंक रिएक्शन, और क्योंकि ग्लाइकोलिसिस में 2 पायरुविक एसिड बनते हैं तो लिंक रिएक्शन 2 बार चलेगा। तो 2 स्टाइल कोएंजाइम में बनेगा और साथ में 2 NADH2 बनेगा, और 2 NADH2 से ETS में 6 एटीपी मिलेगा। यहाँ पे देखना क्योंकि बेटा लिंक रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रिया के ही अंदर हो रहा है। ग्लाइकोलिसिस तो साइटोप्लाज्म में हुआ था, तो NADH2 को अंदर ले जाने के लिए शटल सिस्टम जरूरत पड़ी थी। यहाँ कोई शटल सिस्टम नहीं है क्योंकि ये तो NADH2 माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही बन रहा है। तो 2 NADH2 से 6 एटीपी बनेगा ETS में जब ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन होगा, और डायरेक्ट, ये इनडायरेक्ट गेन है। जहाँ जहाँ पे ETS आया इनडायरेक्ट गेन है, ठीक है। अब उसके बाद TCA साइकिल में देखिए, एक साइकिल में 4 ऑक्सीडेशन होता था, 1 SLP होता था। और क्योंकि लिंक रिएक्शन में 2 पायरुविक एसिड से 2 स्टाइल कोएंजाइम में बनेगा, 2 कोएस्टाइल एंजाइम में TC साइकिल में एंट्री मारेगा, तो 2 बार साइकिल चलेगा। तो 3 के बजाय 6 NADH2 और 2 FADH2 बन जाएगा, 2 SLP होगा। तो 6 NADH2 से 18 एटीपी, 2 FADH2 से 4 एटीपी मिलेगा, 2 SLP से 2 एटीपी मिलेगा। तो देखिए 18 4 22 2 24, 18 4 22 2 24 एटीपी आपको मिल जाएगा TCA साइकिल से। तो बताइए 18 4 22 2 24 एटीपी, 24 6 30 एटीपी, 30 2 32 एटीपी, 32 4 लोगे तो 36 हो जाएगा, 6 लोगे तो 38 एटीपी। कुल मिला के 36 से 38 एटीपी आपको मिल जाएगा फ्रॉम कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक की बात आएगा तो कंप्लीट ही होगा। तो एक ग्लूकोज से 36 से 38 एटीपी आपको मिल गया यहाँ पे ना। तो 38 में से डायरेक्ट गेन कितने का है, 2 और 2, 4 एटीपी का डायरेक्ट गेन होगा और 34 का इनडायरेक्ट, ठीक है। और 36 लेंगे तो तब भी 4 का ही डायरेक्ट गेन होगा, 32 का इनडायरेक्ट हो जाएगा तब। अब हम बात करते हैं एफिशिएंसी ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन की। तो 36 से 38 एटीपी बनता है, ज़्यादातर केसेस में 36 बनता है। क्यों? क्योंकि ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल सिस्टम ज़्यादातर सेल्स में वही ऑपरेट होता है, मोस्ट कॉमन वो होता है। एफिशिएंसी ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, एफिशिएंसी का मतलब क्या है, आउटपुट अपॉन इनपुट इनटू 100। अगर किसी का इनपुट कम लग रहा है, आउटपुट ज़्यादा आ रहा है, तो हम बोलेंगे उसका एफिशिएंसी क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब जैसे आप देखिए 1 एटीपी यील्ड्स अबाउट 34 किलो जूल पर मॉलिक्यूल। एक एटीपी में कितना एनर्जी होता है जानते हो, 34 किलो जूल। ध्यान देना, अगर किलो कैलोरी में कन्वर्ट करना होगा तो क्या करोगे, 8.15 से इसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो, और क्या 8.15 से इसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो, आपका निकल आएगा। तो बताना 1 एटीपी यील्ड्स अबाउट 34 किलो जूल एनर्जी पर मॉलिक्यूल, मतलब एक एटीपी से 34 किलो जूल एनर्जी मिलेगा। और यहाँ पे कितना एटीपी मिला है एरोबिक रेस्पिरेशन में, 38। तो 38 से कितना मिलेगा, 38 इंटू 34 कर दो,
इक्वल टू 1292 किलो जूल एनर्जी, मतलब 1292 किलो जूल एनर्जी मिलेगा आपको 38 एटीपी से, ठीक है। लेकिन एक बार बताएं, 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल स्टोर्स एनर्जी अबाउट 2870 किलो जूल। एक ग्लूकोज में कितना एनर्जी स्टोर होता है जानते हो? 2870 किलो जूल एनर्जी स्टोर होता है। लेकिन एक ग्लूकोज टूटने से कितना एटीपी मिलता है? 38। सारा एनर्जी एटीपी में थोड़ी ना कन्वर्ट हो जाता है यार, कुछ एनर्जी तो हीट के फॉर्म में निकल गया। मोस्ट ऑफ द एनर्जी जो होता है ग्लूकोज का हीट के फॉर्म में बाहर निकल जाता है रेस्पिरेशन में, और बाकी जो बचे एनर्जी होते हैं उससे एटीपी बना लिया जाता है। तो आप देखिए ना, एक ग्लूकोज में 2870 किलो जूल एनर्जी होता है और एक ग्लूकोज से 38 एटीपी बनता है, तो एफिशिएंसी निकाल लो। दस द एफिशिएंसी विल बी, टोटल एनर्जी 2870 था, मिला कितना? 1292, डिवाइड बाई 100 कर दो तो 45%। एरोबिक रेस्पिरेशन का एफिशिएंसी 45% है। अगर आपसे पूछे एनारोबिक का क्या होगा, तो जाहिर सी बात है एनारोबिक में सिर्फ 2 ही एटीपी बना था, तो 2 एटीपी का मतलब कितना हो जाएगा? लगभग 2 एटीपी था, तो 2 एटीपी में 34 किलो जूल मतलब 68 किलो जूल हो गया, डिवाइड बाई 1 ग्लूकोज से तो 2870 इंटू 100 कर दो तो बहुत कम, 1.5-2% आएगा बस। एनारोबिक रेस्पिरेशन का एफिशिएंसी बहुत ही कम होता है। आप नोट कर लिए हैं इसको, फिर हम आगे बात करते हैं बेटा, आप इसको लिख लो। तो यहाँ पे देखिए बेटा जरा, अगला हेडिंग है एम्फीबोलिक पाथवे। एम्फीबोलिक पाथवे, तो ध्यान से सुनना। एम्फी मतलब बोथ, बोलिक मतलब बोलिज्म, एम्फीबोलिज्म पाथवे। जो एम्फीबोलिज्म मतलब एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म। एनाबोलिज्म मतलब किसी चीज़ का सिंथेसिस होना, कैटाबोलिज्म मतलब किसी चीज़ का ब्रेकडाउन होना। तो एक चीज़ ध्यान देना, नॉर्मली आपसे पूछा जाता है रेस्पिरेशन का डिफिनीशन क्या है, तो आप क्या बोलते हो? कैटाबोलिज्म ऑफ फूड, फूड का ब्रेकडाउन होना, फूड का ऑक्सीडेशन होना रेस्पिरेशन कहलाता है। और ठीक भी है, लेकिन एक बार बताएं, ओवरऑल रेस्पिरेशन इज एम्फीबोलिक पाथवे, मीन्स एनाबोलिक एंड कैटाबोलिक बोथ। एनाबोलिज्म एज वेल एज कैटाबोलिज्म दोनों रेस्पिरेशन में होता है। बट द मेन ऑब्जेक्टिव क्या है रेस्पिरेशन का? रेस्पिरेशन इज कैटाबोलिज्म ऑफ फूड। तो ध्यान देना, रेस्पिरेशन का मेन ऑब्जेक्टिव होता है फूड का ब्रेकडाउन होना, कैटाबोलिज्म होना। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो रेस्पिरेशन में कैटाबोलिज्म भी होता है और एनाबोलिज्म भी होता है। क्यों? कैसे? द इंटरमीडिएट्स ऑफ टीसीए साइकिल, जो टीसीए साइकिल है, क्रेब्स साइकिल है, उसके जो इंटरमीडिएट्स होते हैं, उसके जो कार्बन स्केलेटन्स होते हैं, कार्बन स्केलेटन्स मतलब जैसे 4 कार्बन कंपाउंड है, 5 कार्बन कंपाउंड है, वो जो होता है ना, कार्बन स्केलेटन्स ऑफ टीसीए साइकिल या इंटरमीडिएट्स ऑफ टीसीए साइकिल आर ऑल्सो यूटिलाइज्ड फॉर एनाबोलिज्म या सिंथेसिस ऑफ अदर कंपाउंड्स। उनका यूज अदर कंपाउंड के भी सिंथेसिस में होता है, लेकिन याद रखना टीसीए साइकिल का ही इंटरमीडिएट यूज होता है। या फिर लिंक रिएक्शन में अंतिम में जो स्टाइल कोएंजाइम होता है उसका वो यूज होता है। ग्लाइकोलिसिस का कोई भी इंटरमीडिएट कोई अदर कंपाउंड बनाने में यूज नहीं होता है, ध्यान देना। सिर्फ NADH2 ग्लाइकोलिसिस का था जो ATP बनाया था, बाकी कोई भी इंटरमीडिएट का यूज कोई अदर प्रोडक्ट बनाने में नहीं किया जाता। टीसीए साइकिल का इंटरमीडिएट यूज किया जाता है। जैसे आप देखिए स्टाइल कोएंजाइम में जो बना था लिंक रिएक्शन के लास्ट में, इसका यूज किया जाता है। इट इज द रॉ मटेरियल फॉर जिबरेलिन हार्मोन, टर्पीन्स एंड कैरोटिनॉइड सिंथेसिस। जो स्टाइल कोएंजाइम है इसका यूज किया जाता है, रॉ मटेरियल है, इनिशियल मटेरियल है, जिबरेलिन हार्मोन बनाने में यूज होता है, टर्पीन सेकेंडरी मेटाबोलाइट है बनाने में यूज होता है, कैरोटिनॉइड पिगमेंट बनाने में स्टाइल कोएंजाइम का यूज होता है। ये टीसीए साइकिल में इंटरमीडिएट बना था, 4 कार्बन कंपाउंड, 4 कार्बन स्केलेटन था सक्सिनाइल कोएंजाइम में। इट इज द रॉ मटेरियल, इट इज यूटिलाइज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल एंड साइटोक्रोम। क्लोरोफिल और साइटोक्रोम के सिंथेसिस में यूज होता है। ये रॉ मटेरियल है, इनिशियल मटेरियल है। ऑक्जेलोएस्टिक एसिड जो बनता है 4 कार्बन इनिशियल एक्सेप्टर जो टीसीए साइकिल का होता है, इट इज यूटिलाइज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ एल्कालॉइड्स एंड पायरिमिडिन्स। एल्कालॉइड सेकेंडरी मेटाबोलाइट होता है, पायरिमिडिन प्यूरिन पायरिमिडिन पढ़ा होगा, नाइट्रोजिनस बेसिस होता है, इनको बनाने में ये यूज होता है। और अल्फा कीटोग्लूटारेट जो होता है 5 कार्बन कंपाउंड टीसीए साइकिल का, 5 कार्बन स्केलेटन जो होता है अल्फा कीटोग्लूटारेट, इट इज यूटिलाइज्ड फॉर अमाइनो एसिड सिंथेसिस। जो हमने मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर में बताया था
याद है ना आपको, रिडक्टिव अमाइनेशन बताया था, अल्फा कीटोग्लूटारेट से अमाइनो एसिड बना था। तो ये सब इंटरमीडिएट्स हैं टीसी साइकिल के या लिंक रिएक्शन के, जिनसे कोई ना कोई प्रोडक्ट बन रहा है, एनाबॉलिज्म हो रहा है। बाकी कैटाबॉलिज्म तो रेस्पिरेशन में होता ही होता है। तो एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म दोनों हो गया, मतलब रेस्पिरेशन ओवरऑल एम्फीबॉलिज्म हो गया। आप इसको नोट कर लीजिए। एक ये डायग्राम देखिए जरा, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स, ठीक है। फैट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है और प्रोटीन्स है। तो कोई भी कार्बोहाइड्रेट होगा, अगर उसको रेस्पिरेशन में यूज होना है तो सबसे पहले ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। तो देखिए सिंपल सुगर्स लाइक ग्लूकोज। तो ग्लूकोज से कहानी शुरू हुआ ग्लाइकोलिसिस से। तो देखो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, कई सारे स्टेप में देखिए डाईहाइड्रोक्सी स्टोन फॉस्फेट बना, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बना। ये रिवर्सिबल रिएक्शन था, जहाँ पे एल्डो, जहाँ पे आपको पता है कि ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज एंजाइम काम कर रहा था। तो लास्ट में ग्लाइकोलिसिस के लास्ट में देखिए पूरा ग्लाइकोलिसिस है, एकदम शुरू से चल रहा है ग्लाइकोलिसिस। क्या बना? पायरुविक एसिड बना, ठीक है। फिर लिंक रिएक्शन में स्टाइल कोएंजाइम में बना, फिर स्टाइल कोएंजाइम में टी से साइकिल में एंट्री मारा, जिसमें CO2 निकलता है और वाटर निकलता है, ठीक है। तो ये पूरा स्टेप 1 बाई 1 पूरा स्टेप ये ग्लूकोज ने फॉलो किया। लेकिन देखिए जो फैट है, फैट किस में टूटा? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूटा। ग्लिसरॉल कहाँ से एंट्री मारा? DHAP, डाइहाइड्रोक्सी स्टोन फॉस्फेट से ये एंट्री मारा रेस्पिरेटरी पाथवे में। और जो फैटी एसिड है वो सीधे एकदम ये स्टाइल कोएंजाइम में से एंट्री मार दिया, मतलब पीछे के स्टेप सारे छूट गए, सीधे यहाँ पे एंट्री मारा। और प्रोटीन टूटा अमीनो एसिड में, अमीनो एसिड यहाँ पे एंट्री मारा पायरुविक एसिड से, मतलब पीछे के सारे स्टेप छूट गए। तो ये बताओ पूरा स्टेप कौन फॉलो किया? सिर्फ ग्लूकोज। प्रोटीन और फैटी एसिड या फैट पूरा स्टेप फॉलो नहीं करता, 20 से एंट्री मारता है। पूरा स्टेप ये ग्लूकोज फॉलो किया है। तो एक बार बताइए कौन सा चीज़ है जो हर एक सबस्ट्रेट में कॉमन है? स्टाइल कोएंजाइम में। देखिए स्टाइल कोएंजाइम में कार्बोहाइड्रेट के केस में भी स्टाइल कोएंजाइम में बनेगा, फैटी एसिड के केस में भी बनेगा, ग्लिसरॉल के केस में भी स्टाइल कोएंजाइम में बनेगा, प्रोटीन मतलब अमीनो एसिड के केस में भी पायरुविक एसिड से ये स्टाइल कोएंजाइम में बनेगा। तो स्टाइल कोएंजाइम में कॉमन इन ऑल रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स। ये इंपॉर्टेंट है, हम यहाँ पे लिख देते हैं। जो स्टाइल कोएंजाइम में है, स्टाइल कोएंजाइम ए इज कॉमन इन ऑल रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स। लिख लेना, कॉमन इन ऑल रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स। सब में कॉमन है, सब में ये कॉमन है। मतलब फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, कोई भी एंट्री मारेगा तो स्टाइल कोएंजाइम में जरूर मिलेगा। पायरुविक एसिड सब में कॉमन नहीं है। देखो फैटी एसिड तो यहाँ एंट्री मारा, पायरुविक एसिड तो बना ही नहीं। पायरुविक एसिड किस में कॉमन है? प्रोटीन में, मतलब अमीनो एसिड में, ग्लिसरॉल में और ग्लूकोज में पायरुविक एसिड कॉमन है। लेकिन फैटी एसिड में, फैटी एसिड तो यहाँ से एंट्री मार रहा है, तो फैटी एसिड यहाँ से एंट्री मार रहा है। स्टाइल कोएंजाइम में सब में कॉमन है। और याद रखना एनसीईआरटी में एक लाइन लिखा है, प्योर फैट्स एंड प्रोटीन्स नेवर यूटिलाइज्ड इन रेस्पिरेशन। क्यों? प्योर फैट कहाँ यूज हो रहा है भाई? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बन के यूज हो रहा है। प्रोटीन कहाँ यूज हो रहा है? अमीनो एसिड में टूट के वो यूज हो रहा है ना। तो याद रखना, लेकिन कोई भी कार्बोहाइड्रेट होगा सबसे पहले ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। प्योर ग्लूकोज यूज हो रहा है, लेकिन प्योर प्रोटीन और फैट यूज नहीं हो रहा है। तो हम यहाँ पे कहीं पे लिख देते हैं, मेंशन कर देते हैं। हम लिख रहे हैं यहाँ पे प्योर फैट्स एंड प्रोटीन्स नेवर यूटिलाइज्ड इन रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में कभी भी प्योर फैट और प्रोटीन यूटिलाइज नहीं होता है। प्रोटीन तो अमीनो एसिड बन के एंट्री मार रहा है, फैट तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बन के एंट्री मार रहा है। प्योर कहाँ यूज हो रहा है ना। आप इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। लास्ट, इस चैप्टर का लास्ट हेडिंग हम बात कर रहे हैं बेटा, रेस्पिरेटरी कोसेंट RQ। ये इसी को हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी रेशियो भी बोलते हैं, ठीक है। तो RQ क्या है? RQ का फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व्ड अपॉन वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम्ड। जाहिर सी बात है, आपको पता है कि रेस्पिरेशन में CO2 निकलता है और O2
लिया जाता है, सेल O2 कंज्यूम करता है, CO2 निकालता है ना। तो CO2 निकलना और O2 कंज्यूम होना, इसका जो रेशियो है ना, इसी को बोलते हैं RQ। मतलब कितना O2 लेके कितना CO2 निकाला, ध्यान देना, कितना CO2 निकाल कर कितना O2 कंज्यूम किया, इसका जो रेशियो होता है इसे ही हम बोलते हैं RQ, रेस्पिरेटरी कोसेंट बोलते हैं। और RQ क्या इंडिकेट करता है? RQ इज द इंडिकेटर ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। RQ वैल्यू से पता चल जाएगा, जैसे हमने बोला RQ वैल्यू 1, एक किसका आएगा, तुरंत आपने बोलिए कार्बोहाइड्रेट। तो वैल्यू से आप क्या बता दे रहे हो कि रेस्पिरेशन में सेल ने क्या सबस्ट्रेट यूज किया था। ध्यान देना, RQ वैल्यू से मतलब 1 है कि कितना है, इससे आप बता दे रहे हो कि रेस्पिरेशन में सेल ने क्या सबस्ट्रेट यूज किया था। तो RQ इंडिकेट कर रहा है द टाइप ऑफ सबस्ट्रेट यूटिलाइज्ड बाय सेल इन रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में सेल ने किस सबस्ट्रेट का ब्रेकडाउन किया है, सबस्ट्रेट क्या था, ठीक है। RQ इज द इंडिकेटर ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। जैसे आप देखिए फॉर कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट में देखिए C6H12O6 + 6O2, 6CO2 + 6H2O + एनर्जी, तो 6 CO2 निकला, 6 O2 यूज हुआ था, रेशियो आया 1, मतलब जितना CO2 निकला उतना ही O2 कंज्यूम हुआ। एग्जाम्पल है जर्मिनेटिंग सीड्स ऑफ व्हीट, राइस एंड ओट। इन सब सीड का जब जर्मिनेशन होता है तो इसका ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, तो RQ वैल्यू 1 आता है। फॉर फैटी एसिड, फैटी एसिड में देखिए जैसे ट्राइपामिटिन है, तो इसका फार्मूला है 2C51H98O6, ये ट्राइपामिटिन है। इसको ब्रेकडाउन करने में बाहर से 145 O2 लगा और 102 CO2 निकलता है प्लस 98 98H2O निकलता है प्लस एनर्जी निकलता है। तो RQ वैल्यू कितना आएगा, 102 डिवाइड बाई 145, कितना 0.7, एक से कम आया। एग्जाम्पल है जर्मिनेटिंग सीड्स ऑफ पीनट्स, मस्टर्ड एंड कैस्टर। जो फैटी सीड्स है, ऑयली सीड्स है, जिसमें फैट स्टोर रहता है, उसमें बेटा आप देखेंगे ना, उनमें आप देखेंगे कि जैसे ट्राइपामिटिन है, ऑयली सीड्स में ना RQ वैल्यू कम आता है। रेस्पिरेशन मतलब जर्मिनेशन के टाइम पे ऑयल का ब्रेकडाउन होता है, जिससे यह रेशियो आता है, 0.7 आता है। तीसरा है फॉर प्रोटीन्स, प्रोटीन्स का 0.9 के आसपास आता है, 0.85 से 0.9 के बीच में रहता है, इसलिए अप्रॉक्स लिखा है, एक से कम है। फॉर सकुलेंट्स, जो कैम्प प्लांट्स हैं, डेजर्ट प्लांट्स हैं, उनमें पता है स्टोमेटा तो बंद रहता है, तो होता क्या है, CO2 का इवोल्यूशन होता ही नहीं, निकलता ही नहीं है। और जब न्यूमरेटर ही नहीं निकलेगा, 0 रहेगा, तो RQ वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा। और फॉर एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन में एग्जांपल लिया जैसे हमने एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में 2 CO2 निकलता है, लेकिन एनारोबिक है, ऑक्सीजन थोड़ी ना यूज होगा। 2 CO2 निकला लेकिन ऑक्सीजन तो एक भी ना यूज हुआ, तो एनीथिंग डिवाइड बाय 0 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ध्यान देना, यहां पे क्या हो गया, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट हो गया। और फॉर मेच्योर फैटी सीड्स, मेच्योर फैटी सीड्स के लिए मोर देन 1 होता है, क्योंकि मेच्योर फैटी सीड्स में अलग अलग एसिड वगैरह बनते हैं ऑर्गेनिक, तो मोर देन 1 हो जाता है। तो एक चीज ध्यान देना, जहां जहां भी RQ वैल्यू 1 से कम है, इफ RQ वैल्यू इज लेस देन 1, इसका मतलब यही है द सबस्ट्रेट, देखिए सबस्ट्रेट ऑक्सीजन डेफिशिएंट रहा होगा और इसके ब्रेकडाउन में बाहर से ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा लगा होगा, इसलिए इसका RQ वैल्यू लेस देन 1 है। तो अगर इफ RQ वैल्यू लेस देन 1, देन द सबस्ट्रेट मस्ट बी ऑक्सीजन डेफिशिएंट, मतलब ऑक्सीजन डेफिशिएंट रहा होगा, वुड बी ऑक्सीजन डेफिशिएंट, एंड इट कंज्यूम्स मोर एक्सटर्नल ऑक्सीजन इन इट्स ऑक्सीडेशन। अगर RQ वैल्यू 1 से कम है, इसका मतलब जो सबस्ट्रेट है उसमें ऑक्सीजन बहुत कम रहा होगा, लेकिन उसको ब्रेकडाउन करने में बाहर से ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा लगाया गया होगा। यही केस देखो फैट के साइड में, फैट में देखिए ट्राइपामिटिन में ऑक्सीजन सिर्फ 6 है, तो इसको तोड़ने में बाहर से 145 ऑक्सीजन लगाना पड़ा, इसका RQ वैल्यू क्या है, बहुत ही कम आया। ठीक है, आप ये नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। तो लास्ट में देखिए बेटा जरा, फॉर ऑर्गेनिक एसिड्स, RQ वैल्यू की हम बात कर रहे हैं फॉर ऑर्गेनिक एसिड्स। जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं इनका RQ वैल्यू हमेशा मोर देन 1 होता है। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजन रिच होते हैं, ऑक्सीजन रिच होंगे, इनमें ऑक्सीजन एक्सेस में रहेगा, तो जाहिर सी बात है आप देखेंगे अगर इनमें ऑक्सीजन ज़्यादा रहेगा तो बाहर से एक्सटर्नल ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कम होगी, और जब O2 का वैल्यू कम रहेगा, CO2 ज़्यादा इवॉल्व होगा,
तो जाहिर सी बात है बेटा आरक्यू वैल्यू 1 से अधिक ही होगा ना। तो जैसे मैलिक एसिड का 1.33 आता है, ऑक्जेलिक एसिड का 4 आता है, सिट्रिक एसिड का मैलिक एसिड से थोड़ा कम रहता है 1.3 के आसपास, मैलिक एसिड का 1.33, ऑक्जेलिक एसिड का 4। तो ये सब ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, ऑक्सीजन रिच होते हैं। एक नोट हमने लिखा है बड़ा इंपॉर्टेंट है, इफ द सबस्ट्रेट इज ऑक्सीजन डेफिशिएंट, अगर सबस्ट्रेट में ऑक्सीजन कम होगा देन इट कंज्यूम्स मोर एक्सटर्नल ऑक्सीजन इन इट्स ऑक्सीडेशन या ब्रेकडाउन एंड द आरक्यू वैल्यू विल बी लेस देन 1। जैसे एग्जांपल है फैट्स एंड प्रोटीन्स। फैटी एसिड हमने एग्जांपल लिया था ट्राइपामिटिन का। ट्राइपामिटिन में आपने देखा था सिर्फ 6 ऑक्सीजन था, हाइड्रोजन 98 था 98, लेकिन ऑक्सीजन सिर्फ 6 था। और हम बता रखे हैं किसी सबस्ट्रेट में जितना ज़्यादा हाइड्रोजन होगा वो उतना ही ज़्यादा एनर्जी देगा अपने ब्रेकडाउन में, पिछले क्लास में हम बताए थे। लेकिन ऑक्सीजन की कमी की वजह से वो आसानी से टूटेगा नहीं, उसको तोड़ने में बाहर से बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन लगाना पड़ेगा क्योंकि उसमें ऑक्सीजन बहुत कम है, इसलिए फैट पहला चॉइस नहीं था, आपको पता है। तो अगर आरक्यू वैल्यू 1 से कम आ रहा है इसका मतलब सबस्ट्रेट ऑक्सीजन डेफिशिएंट है, उसको तोड़ने में बाहर से ऑक्सीजन ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो आप देखिए उसको तोड़ने में, फैट को तोड़ने में, ट्राइपामिटिन को तोड़ने में बाहर से 145 ऑक्सीजन लगाना पड़ा था क्योंकि उसमें ऑक्सीजन सिर्फ 6 था, हाइड्रोजन लेकिन ज़्यादा था 98, तो एनर्जी तो मिलेगा ही मिलेगा। इफ सबस्ट्रेट इज ऑक्सीजन रिच देन इट कंज्यूम्स लेस एक्सटर्नल ऑक्सीजन इन इट्स ब्रेकडाउन, तो आरक्यू वैल्यू 1 से अधिक होगा। जैसे ऑर्गेनिक एसिड्स हो गया, इसमें ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा होता है। एक लास्ट में फार्मूला हमने दिखाया है, द नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड अपॉन द फैटी एसिड ब्रेकडाउन। फैट के ब्रेकडाउन को हम बोलते हैं बीटा ऑक्सीडेशन, ठीक है। फार्मूला है 8, ये फार्मूला खुद हमने बना रखा है, 8.5 इंटू C-7। C क्या है? नंबर ऑफ कार्बन्स है, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन्स है। तो आप देखिए एक क्वेश्चन ले लिया हमने, एक एग्जाम्पल ले लिया, हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल्स विल बी प्रोड्यूस्ड अपॉन ब्रेकडाउन ऑफ 1 पामिटिक एसिड मॉलिक्यूल। पामिटिक एसिड में 16 कार्बन होता है, तो एक पामिटिक एसिड के तोड़ने पे कितना एटीपी बनेगा? कार्बन हमने बता दिया, क्वेश्चन में कार्बन बता ही नहीं रहेगा, आपको खुद सोचना होगा कितना कार्बन है, बायोमोलिक्यूल में पढ़ा होगा आपने। तो देखिए 16 कार्बन है, तो 16 इंटू 8.5 इंटू 16 -7 कर दो, तो कितना? 16 इंटू 8.5 का मतलब 136 हो गया, -7 मतलब 129 आंसर आपका आ जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो चुका है बेटा। आगे हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तब तक आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, एंजॉय करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।